32 ईयर किसके लिए है सोनाली? राज्यपाल बनने के लिए कितना है? राज्यपाल के लिए 35 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। तो 32 किसके लिए है फिर? किसी के लिए नहीं। किसी के लिए नहीं। ऐसा राज्यपाल राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए सेम ही आयु है। हाँ देखो सेम है, 32 किसी के लिए नहीं है। उपराष्ट्रपति का भी सेम है। ये एक ट्रैप है, 32 किसी के लिए नहीं है। 21 हो गया तुम्हारा क्या कहते हो पंचायती राज, 25 हो गया संसद और लोकसभा राज यहाँ पे ये एमएलए भी, और फिर 30 वर्ष हो गया तुम्हारा राज्यसभा और क्या कहते हैं एमएलसी, और फिर जो है कि 35 वर्ष हो गया तुम्हारा राज्यपाल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है। एमएलसी कितना सर? एमएलसी का एमएलसी का 30 ईयर। ठीक है। तो चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। लोकसभा के लिए के निर्वाचन के बारे में, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पकड़ना है इसमें। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उनके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध कराते हैं। इसमें से कौन सही नहीं है? ये तो फर्स्ट टर्म तो होता है सी सर। सी। जी सर। सी लग रहा है कि आपको मतलब कि सही नहीं है। बात भी सही है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लिए जो मतदाता सूची तैयार होता है, वो मतदाता सूची जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा तैयार नहीं करवाया जाता, उसके निर्देशन का कोई आवश्यकता नहीं होता है। निर्वाचन आयोग खुद से ही अपना जो है कि मतदाता सूची तैयार करता है। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति का निर्देशन नहीं है, लेकिन जो डी ऑप्शन था इसमें कि राष्ट्रपति जो है कि चुनाव आयोग को जब भी चुनाव आयोग राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है कि हमको कर्मचारी चाहिए, तो वो जो है कि उनको कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं। आप कहोगे कि राष्ट्रपति कहाँ कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं? यही भैया सही बात है कि चुनाव आयोग के पास बहुत बड़े टास्क कर्मचारी की संख्या नहीं है। उनके पास जो है कि जब भी उनको कर्मचारी की आवश्यकता होती है, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल से रिक्वेस्ट करते हैं और राष्ट्रपति या राज्यपाल के रिक्वेस्ट पे जो है कि उनको कर्मचारी उपलब्ध करवा दिया जाता है। ऐसा ही है। ठीक है। चलिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र मतलब कि क्या कहते हैं, नामांकन पत्र में क्या होगा उस चीज को समझना है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहा है, वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जाता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल कर सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। क्या होगा, इसको समझाएंगे डिटेल में। कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया कुछ? फिर से क्वेश्चन सर। फिर से सुन लो। इसमें बोला जा रहा है कि नॉमिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? हाँ बिल्कुल सही किस्म का। तो क्या है बताइए। इसमें सर वो किसी भी क्षेत्र के, अगर वो भारत के नागरिक हो और किसी भी क्षेत्र के निर्वाचन में उनका नाम हो, तो वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल। देखो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम तो वाराणसी के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, जी। लेकिन फिर भी वो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं वाराणसी से। उसी तरीके से है। और जो ऑप्शंस हैं उसको देख लेते हैं। और ऑप्शंस क्या हैं? तो पहला ऑप्शन क्या था कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो हाँ, नहीं। जो है कि क्या कहते हैं, निवास करने वाले जो है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं सर। नहीं। उसमें सर निर्वाचन में नाम होना चाहिए। निर्वाचन सूची में नाम होना आवश्यक है, सिर्फ निवास करने से आपका काम बनने वाला नहीं है। ठीक है। ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा था। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के धारा 4 के अनुसार जो है कि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो है कि ये दिया गया है, और ये मसला जो है कि सिक्किम के अतिरिक्त कहीं भी नामांकन दाखिल करने में लागू होता है। सिक्किम में क्यों नहीं होता सर? सिक्किम में क्यों नहीं होता है? एक्चुअली क्या है कि उनको कुछ स्पेशल अथी दिया गया है। सिक्किम सामान्य सीट जो है कि वहाँ पे सामान्य सीट के अतिरिक्त जो सिक्किम में सीटें है वहाँ पे ये लागू नहीं करता है। वही उनको क्या कहते हो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये विशेष क्षेत्र का दर्जा संविधान के किसी किसी को तो दिया हुआ रहता है संविधान ना। में किसी भी एक्ट के थ्रू तो लिखा हुआ होगा ना सर, उसमें हाँ इंगित तो वही किया होगा ना। आरपीए में डाला हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में।
जी जैसे कि आप उत्तराखंड वगैरह में जो है कि क्या कहते हैं, ये आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, सारे हिमाचल में और उत्तराखंड में भी, हाँ उत्तराखंड में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जमीन नहीं खरीदा जा सकता है, झारखंड में भी नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी झारखंड में तो क्षेत्र है। अवेलेबल हो गया है सर। क्या अवेलेबल हो गया है? झारखंड में सर पहले जो था, हाँ लीज पर ठीक है, जमीन मिलता था। अभी क्या हो गया है? आदिवासी स्टेट है यार, कैसे कर डोनेट सकते किया जा सकता है, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा आपका। हैं? हाँ रजिस्ट्री नहीं होगा बस। ठीक है, म्यूटेशन वगैरह नहीं है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? किस आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं, आप बताएंगे? गरीबी के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर? ऐसा जनसंख्या के आधार मेरे पर। सर एक बात है, सुनिए सर। हम्म बात ये है कि जब मेरे जज साहिबा जो हैं जिनके साथ मैं ड्यूटी करता हूँ, हम्म उनके जो जज साहिबा हैं जिनके साथ मैं ड्यूटी करता हूँ, अच्छा ठीक है, इसको लास्ट में देख लेंगे। वो ठीक है, जो लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पर। उसके लिए जो है कि दो तरीके लगाए जाते हैं। पहला क्या तरीका है? जनसंख्या के रेशियो को निकालने के लिए, ये मैंने पढ़ाया था। कोई किन्हीं को याद है कैसे कैसे डिवीजन होगा इसका? पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग शायद होता है सर। ओके कुंदन, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। हरिद्वार जा रहे हो एग्जाम देने के लिए तो देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी को समझो। दो तरीका है इसमें। एक तो है कि जो राज्य है, राज्य के अंदर कितना सीट होगा। ठीक है, तो राज्य के अंदर कितना सीट होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, बिहार में 40 सीट है, पश्चिम बंगाल में शायद 42 सीट है या कुछ है। ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पे कितना सीट मिला हर राज्य को, पहले वो डिसाइड करेंगे। दिल्ली में 7 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश को 80 सीट और बिहार को 40 सीट मिला कैसे? सबसे पहले इस चीज को देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का रेशियोज और बिहार के 40 सीट के जनसंख्या का रेशियो बराबर होना चाहिए, लगभग लगभग। फिर दूसरा डिवीजन ये देखा जाता है कि बिहार में जो अलग अलग सीट है, जैसे कि पटना साहिब है, काराकाट है, औरंगाबाद है, तो हर सीट में पटना साहिब में जितना जनसंख्या हो, काराकाट में जितना जनसंख्या हो, औरंगाबाद में जितना जनसंख्या हो, जमुई में जितना जनसंख्या हो, हर सीट की जनसंख्या का रेशियो लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। ये जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, तब इस पैरामीटर को देखा जाता है उसमें। ठीक है, तो दो दो पैरामीटर है। पहला है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें भी जनसंख्या का रेशियो लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए। और जब एक सीट से दूसरे सीट को कंपेयर करेंगे, तो उस मामले में भी जनसंख्या का रेशियो क्या होना चाहिए, लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए, ये ना। तो दो पैरामीटर देखा जाता है, ये मैंने पढ़ाया भी था। क्लियर है? इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर ये सीट का बंटवारा सर ये कब हुआ था सर? ये हाँ, मतलब कब हुआ था? जैसे सर अभी का जनसंख्या पहले जब सीट बना का आ बंटवारा रहे हुआ आ था रहे आ सर, रहे अभी के आ रहे हैं अभी तो लोग। 2011 की जनसंख्या पे निर्धारित किया जा रहा है। जब तक 2031 नहीं आ जाएगा तब तक जो है कि ये होगा नहीं। 2026 तक के पश्चात जो है कि पहली जनसंख्या का बात किया गया है, तो उसका सवाल आएगा, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, और यही है कि परिसीमन के लिए सीट का जो है कि 2026 तक रोक लगाया हुआ है। ये आएगा पूरा डिटेल में, इसको पढ़ना ही है, तो उसी में आपको देख लेंगे। चलिए, ये बताइए कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा सदस्यों के लिए अधिकतम सीटों की संख्या क्या हो सकती है? 555 है सर। 555? अभी तो 555 है सर, लगभग 800 है सर, लगभग 800। नहीं नहीं नहीं, 555 नहीं। 550 है सर। हाँ, राकेश 45 है सही बता सर, रही है, 550 है। 550 ही है। देखो, 530 तो राज्य से चुन के आएगा, और उसके बाद 20 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश से, तो 330, 530 प्लस 20, 550 हो गया। और दो जो है कि एंग्लो इंडियन था, तो दो एंग्लो इंडियन को हटा दिया है, तो अब क्या बचा? सीधा सीधा 550 ही बचा। ठीक है, 550। तो 104 संविधान संशोधन के हिसाब से उसको हटा दिया था 2019 में। ठीक, चलिए ये बताइए कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? 31वां संशोधन, 35वां संशोधन, 42वां संशोधन, 45वां संशोधन? 42वां सर। ध्यान से सुनिए, किस संशोधन के हिसाब से 525 से बढ़ के 545 हुआ था?
ठीक है, 31वां, 42वां, 35वां, 45वां कौन सा संशोधन है? ये 31st होगा क्या सर? हाँ सही है कृष्णकांत। उमाकांत तुम तो बोल रहे थे आधा किताब बना लिए हैं, बताओ। देखो ऊपर ऊपर से बनाओगे तो फिर ये हाल होगा, तो ठीक से पढ़ो। देखो ये बात सही है कि 31 संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जो है कि इसको 500 मतलब कि क्या कहते हो ये 25 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। ये बताएंगे कि लोकसभा में जो है कि केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 15, 20, 25, 30। केंद्र शासित प्रदेश से 20 आ सकते हैं मैक्सिमम। हाँ अभी मैंने डिस्कस किया ना कि 20 आ सकते हैं। ये छोटा छोटा सवाल है, चूंकि इस बार इलेक्शन हुआ है, हो सकता है पूछ ले। अब ये सब भी नहीं पता आप लोगों को क्या? एक आध लोग बोल रहे हैं क्यों भाई? क्या समीर, सोनाली, चंदन, जिज्ञासा यस सर, मालूम है सर। पता है तो बताया करो, इतना आसान आसान सवाल है ये। कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे पता है? जो है कि दिल्ली में 7 है, अंडमान निकोबार में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप में जो है कि 2 है, लक्षद्वीप में 1 है, एक एक पुडुचेरी दो में 1 दो। है, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है। ठीक है, ये बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333। 331। सर 330। कितना? किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? 331 सर। 331। होगा सर, 111वां देखो 330 अनुच्छेद के तहत जो है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आज सुप्रीम को पता है, सुप्रीम कोर्ट को आज किसने देखा है न्यूज में? कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सावानो केस वाला, उसको सेम टू सेम आज फिर फैसला आया है। नहीं आइडिया बता देते हैं, बहुत बड़ी फैसला है, या मतलब कि ये फैसला बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। कैसे हुआ क्या था कि 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो, जो इंदौर की रहने वाली एक महिला थी, उसको जो है कि उसके पति ने जो है कि 59 ईयर की एज में जो है कि तलाक दे दिया था, और उसके 5 बच्चे थे। उस 5 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड के ऊपर जो है कि ये केस किया था कि हमको जो है कि शादी वो टूट जाता है, तलाक हो जाता है तो उसको मिलता है ना गुजारा भत्ता है, हिंदू अधिनियम में ऐसा है, गुजारा भत्ता दिया जाए। तो पहले निचली कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ते हुए गई, और 129 रुपये गुजारा भत्ता देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, शरीयत में जो लिखा है एक तो लिखा हुआ है ही, लेकिन हम जो है कि ये कह रहे हैं कि इसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे तो उनको पता है कि उनके शरीयत लॉ में लिखा हुआ है कि क्या ही तो उसको बोला जाता है कि जब मियाँ बीवी अलग होती है तो 3 महीने का एक टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड के दरमियान जो है कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाता है शरीयत के लॉ के हिसाब से, और उसके बाद जो है कि उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता है। और वो इसलिए कि गुजारा भत्ता अगर देते ही रहेंगे तो पति से कनेक्शन तो बना ही रह गया, फिर दोनों इंडिपेंडेंट कहाँ हुए कि जहां जिसको मर्जी जहां जाना है शादी करना है कीजिए, जैसे अपना जीवन जीना है जीजिए। आपने शादी तोड़ दिया है, हाँ मेहर का 50% जो है कि उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या किया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आज फिर बीवी नागरत्ना की बेंच थी और उस बेंच ने बोला है कि आपको जो है कि गुजारा भत्ता धारा 125 के हिसाब से वो देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। ये उस समय क्या हुआ था और अभी इसमें क्या हुआ, सेम बातें सावानो केस में भी कही गई थी, सेम बातें आज भी कही जा रही हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ा उस समय के केस में और इस समय के केस में? उस समय जब ये फैसला आया था, राजीव गांधी की सरकार थी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने जो है कि भयंकर विरोध किया था इस बातों का कि नहीं ये तो शरीयत के कानून के हिसाब से गलत है, गुजारा भत्ता नहीं देना चाहिए, मुस्लिम धर्म में ऐसा गुजारा भत्ता का कोई प्रावधान तो है नहीं, तो आप क्यों गुजारा भत्ता दे रही हैं? तो सरकार शरीयत उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है कि परिसर में आकर के सरकार ने क्या किया था कि उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के कानून के द्वारा जो है कि पलट दिया था। और कल भी मैंने बताया था, ये कौन सा पावर कहलाएगा बताओ तो जरा, कल सब लोग क्लास में
तो चेक एंड बैलेंस के तहत क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया था। ये पलटना किसी भी सूरत में सही नहीं था। मैं राजीव गांधी जी के इस फैसले का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। और अभी फिर आज जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया अपनी रूलिंग में कि रूल 125 के तहत जो भी किसी भी धर्म की महिलाएं हों, अगर उसको जो है कि गुजारा भत्ता की आवश्यकता है, नहीं सॉरी, अगर तलाक होता है तो मेंटेनेंस के लिए जो है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, और एक बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो आपके इनकम से मंथली जो है करके वो जितना भी होगा इसका 50% उसको देना पड़ेगा। ये तय है, चाहे किसी भी धर्म के आप रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया है। दूसरा एक न्यूज और है कि एक जो है कि हैदराबाद के कोई जीएसटी कमिश्नर है, इवन दैट मीन्स कि IRS अधिकारी, वो पहले जो है कि लड़की थी और उन्होंने अपना लिंग चेंज करवा लिया है। और ये मतलब पहली बार हुआ है भारत में कि किसी महिला अधिकारी ने अपना लिंग चेंज करवाया और वो पुरुष बन गया। तो इसको जो है कि यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया है। ये बड़ी बात है। न्यूज तो आते रहता है। यूपीएससी ने उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स में शुरू से लेकर अंत तक वहां पे उसके जो है कि नाम को और लिंग को चेंज करने का जो है कि परमिशन दे दिया है। ठीक है, क्या तो नाम बताएं सर? ये हैदराबाद का कोई जी किशन रेड्डी, मतलब ऐसे ही करके कुछ नाम है उनका, और उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करवा लिया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया है कि अब ऐसा हो गया उसमें कि तीन को उसको सर तीन लगता है कि हाँ? ट्रांसजेंडर तीन को भी सर सिलेक्शन हुआ है सर बिहार पुलिस में। हाँ, आज ये बिहार दरोगा में सर बिहार दरोगा में जो है कि बिहार देश दरोगा की में सर पहली 3 को ज्वाइन किया 3 को। दरोगा बन रही है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था जी? $100। बिहार हाँ नहीं है सर, हाँ, बिहार नहीं ये जो है कि मानवी मधुस का नाम है। ये देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा होने वाली है। ये बिहार से ही है, तो ये ध्यान रखें, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, क्या नाम है सर? मानवी मधु उसका नाम है। ये बिहार दरोगा मधु बना नाम। मानवी मधु, ये ट्रांसजेंडर है और पहली बार जो है कि बिहार दरोगा ये बनी है। चलिए ये बताइए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 59, 79, 69, 84, बताइए। 84 होगा सर। 84 सर। आवाज नहीं क्लियर आ रहा है सर। 80, क्वेश्चन क्या था जी? 84 है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो है लोकसभा में। क्वेश्चन क्या था सर? लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या जो है कि अनुसूचित जाति के लिए यानी कि 80 के लिए कितना है? तो 84 है। तो इस चीज को समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। सॉरी, तो ये आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 330 के तहत किया गया है। और इसमें जो है कि अनुसूचित जातियों के लिए जो सीट रिजर्व किया है वो कितना है, उसका संख्या आपका जो है कि 84 है। ये तो अनुसूचित जातियों के लिए हो गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना रिजर्व है? तो 47। इस दोनों को लिख लेंगे। इस बार इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में हम लोगों ने इन सब बातों का जो है कि ध्यान नहीं रखा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। 84 कितना है कि किसके लिए रिजर्व है? तो 80 के लिए है। उसके बाद जो है कि 47 किसके लिए रिजर्व है? तो ST के लिए रिजर्व है। क्लियर है? ये बताइए कि बिहार में कितने सीट रिजर्व है? बिहार में 40 सीटों में से कितना 5 सीट है सर। हाँ, 5 सीट है सर इसमें MP। 5 है या 6 है? 6 है सर। 6 सीट रिजर्व है बिहार में 40 में से। 80 के लिए, ST के लिए लोकसभा में 0 है सर। ST के लिए लोकसभा में 0 सीटें रिजर्व है। कोई भी सीटें रिजर्व नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है, क्यों? ट्राइबल पॉपुलेशन इतना नहीं है नहीं। हाँ, स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या बहुत कम है। 1.9% के आसपास कुछ पॉपुलेशन है, इसलिए जो है कि उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं किया गया। तो ये सब लिख लें आप। लोकसभा में 80 के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 84, ST के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 47,
और बिहार में जो है कि टोटल 40 सीटें हैं। टोटल 40 सीटों में जो है कि 80 के लिए सीटों की संख्या जो है कि 6 रिजर्व है, 80 के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। जबकि विधानसभा में 80 के लिए 2 सीट रिजर्व है, एक जो है कि बांका का ये कटोरिया वाला सीट है और एक मनिहारी सीट है, 2 सीट जो है कि रिजर्व किया गया है। ठीक है, बिहार में कितने रेल जिला है, कोई बता पाएंगे? 4 गो सर। हाँ, 4 रेल जिला है बिहार में। कौन कौन सा है बताओ? पटना, मुजफ्फरपुर, जमालपुर और कटिहार। पटना, मुजफ्फरपुर, जमालपुर और कटिहार, ये रेल जिला है। और हम जमालपुर में है सर। तुम जमालपुर में है? जी सर। बढ़िया, चलो। तो ये बताना है आपको कि लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की रिजर्व संख्या है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में? मध्य प्रदेश में सर। और लोग बताइए। यस सर, मध्य प्रदेश में। 80 मध्य को प्रदेश ही हो। मध्य प्रदेश में क्यों? कॉमन सेंस की बात है, वहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसलिए है। जनजाति ठीक है, अच्छा चलिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटों की संख्या वही मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यस सर। लोकसभा का ये कम से कम नहीं, 2 सवाल है। लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र बुलाए जाते हैं एक साल में? 2 बार 3 सत्र रहते हैं। सॉरी 3 सर। 3 सत्र बुलाए 2 या जाते हैं। 3? 3 अगर सवाल पूछे कि लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र बुलाए जाते हैं तो उसका आंसर होगा 3, क्योंकि ये 67वें बीपीएससी में जो है कि 2022 वाला में ये क्वेश्चन भी था। कुछ लोगों ने 2 मार दिया था, नहीं 2 नहीं मारा था, उसमें ई ऑप्शन था, ई ऑप्शन लगा दिया था। अगर पूछा जाए कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में, कम से कम 2। हाँ, ये 47वें बीपीएससी 1997 में पूछा था, मिनिमम 2, और अगर सामान्यतः बात करेंगे जो है कि 3 हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दरमियान एक वर्ष में जो है कि एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ये। सर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है आपातकाल की घोषणा के दरमियान एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है क्या? यस सर, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी जी वो ने 6 किया था। साल कर दी थी। एक तो उन्होंने 2 काम और किया था। फिर है जो देखो, 6 साल करना अलग बात है। उन्होंने क्या किया था कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको कार्यकाल को ही बढ़ा के 5 साल से 6 साल के लिए कर दिया गया। 6 साल कर दिया था। ये तो शुक्र है कि 44वां संविधान संशोधन आया मोरारजी देसाई के समय में, और उन्होंने जो है कि फिर उस फैसले को पलट दिया था। और दूसरा, उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी था इमरजेंसी के दरमियान। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो चुकी है। लोकसभा के लिए कोरम को पूरा करने के लिए कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 1/10 10% होना चाहिए। 10% टोटल होना चाहिए। 1/5, नहीं 1/8 1/5, 1/10, 1/4, 1/11। 1/10 1/10 तो वो 10% ही हुआ। अगर उसको 100 से गुना कर दोगे तो 10% हो जाएगा ना। वो 1/10 या 100% जो बोलो बात सही है। ठीक है, चलिए अब जो सवाल आ रहा है वो सवाल अच्छा वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य के युग में लोकसभा की सीटें जो है कि समान है? ठीक है, ध्यान से सुनना। पंजाब और असम, गुजरात तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का बराबर होगा सर। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का। मध्य प्रदेश में कितना सीट है? नहीं, गुजरात और राजस्थान 40 है, गुजरात राजस्थान नहीं है, 1 सीट का अंतर है वहाँ। गुजरात में 26 सीट है और राजस्थान में 25 सीट है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है। और तमिलनाडु का जो बात कर रहा था वहाँ 39 सीट है। वहाँ 39 सीट है सर। हाँ, और बताओ पंजाब, असम, एक बार सर गुजरात, ऑप्शन फिर से राजस्थान। बोलेंगे। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। असम और पंजाब का होगा कैसे? बिहार और आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या बराबर है? कौन बोल दिया यार? नहीं नहीं है, नहीं है। देखिए सुनिए, असम असम में 14 सीट है, पंजाब में 13 सीट है। इनमें से कोई नहीं होगा सर। हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा। बड़े राज्यों में सीटों की संख्या बराबर नहीं है, छोटे छोटे राज्यों में जो है कि सीटों की संख्या बराबर है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, सभी में 2 सीटें हैं। मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, सभी में जो है कि 1 सीटें हैं। ठीक है। असम और झारखंड में जो है कि सीटों की संख्या बराबर है। ठीक है, झारखंड में 14 सीट। ठीक है। उसके बाद जो है कि कहाँ पे बराबर है? आंध्र प्रदेश और गुजरात में सीटों की संख्या बराबर है। सॉरी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सीटों की संख्या बराबर है। असम और झारखंड में सीटों की संख्या बराबर है, 14-14 सीट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और जो है कि राजस्थान में सीटों की संख्या बराबर है, दोनों जगह 25-25 सीटें हैं। बड़े राज्यों में बात करें तो यही जगह बराबर है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि किस किस राज्यों में 1 सीट है, तो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में मात्र 1-1 सीट है। 2 सीट वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। हाँ, ये जो कितना राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, कितने हो गए? डिस्कशन के साथ याद करते हुए जाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? कितना हो गया? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 5 हो गया। ठीक है। और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 सीटें हैं, ध्यान रखना। चलिए, तो अब बताना है कि आंध्र प्रदेश में कितने सीटें हैं? 25। तमिलनाडु में 39। 40। महाराष्ट्र में 48 सीटें। 48 है। बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 39 है। ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट सीट महाराष्ट्र में ही है। 80 के बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार, जो है कि क्या कहते हैं तुम्हारा यहाँ पे। उसके बाद पश्चिम बंगाल में तीसरे नंबर पे सीटें, 42 सीटें हैं वहां पे। छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 11 है। ठीक है। चलिए, बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा के लिए 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। अभी पता है? सिक्किम में सर। ध्यान से प्रश्न को सुनो। निम्नलिखित में से किस राज्य से 2 सांसद निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। त्रिपुरा सर। त्रिपुरा। अभी ना बताए थे? हाँ सर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा है। तीनों में सही है, 2 सही है। मिजोरम, नागालैंड में 1। चलो सही है फिर तो तुम्हारा। ठीक है, लिख भी रहे हैं सर। अच्छा, लिख भी रहे हो, बहुत अच्छी बात। चलो, निम्नलिखित में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? गोवा, मेघालय, नागालैंड। गोवा में कितना? ग्रुप है। ए ऑप्शन ए में है गोवा, मेघालय, नागालैंड। ऑप्शन बी में है मणिपुर, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी। ऑप्शन सी में है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप। ऑप्शन डी में है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। बी सर। सिक्किम, मिजोरम। सेकंड होगा सिक्किम, सर, मिजोरम। सेकंड वन। बी होगा सर। हाँ, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, ये तीनों में 1-1 सीट है मात्र। ठीक है। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं ना, चीजें बहुत आसान लगती है कि अरे ये तो 1-1 सीट वाला है, उसी को जो ऑप्शन में दे देता है तो टफ हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो एक निर्वाचन क्षेत्र है? कांगड़ा, कच्छ, लद्दाख, भीलवाड़ा। कच्छ हो जाएगा सर इसका। गुजरात में सर। लद्दाख सर। कच्छ होना चाहिए। नहीं, लद्दाख सबसे बड़ा है, उसके बाद बाड़मेर है। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख का है, उसके बाद बाड़मेर राजस्थान में है, उसके बाद तीसरे नंबर पे कच्छ आता है।
ठीक है, उसके बाद अरुणाचल पूर्व और अरुणाचल पश्चिम चौथे पांचवें नंबर पे है। और सबसे छोटा जो है कि लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली वाला, शायद बांसुरी स्वराज वहीं की सांसद है। उनमें ऐसा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा लद्दाख, दूसरा बाड़मेर, तीसरा कच्छ। बाड़मेर कहाँ है? महाराष्ट्र ना। अरे बाड़मेर नहीं राजस्थान में सर, है। ये राजस्थान में है सर। चलिए, यदि गुजरात। लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त ना हो 1/5 वैध मतों का, 1/3 वैध मतों का, 1/4 वैध मतों का, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही है। 1/3, 1/5, 1/4, इनमें से कोई नहीं। 1/6 होगा सर। 1/6 होगा, बात सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1949 में, 1954 में? 1952 1952 में। में। 1952 में हुआ था। एक्चुअली 25 अक्टूबर 1951 से चुनाव हुआ था स्टार्ट, और 21 फरवरी 1952 को जो है कि चुनाव की घोषणा हुई थी। और उस समय जो है कि 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 489 सीटें थी। और अभी जो है कि लोकसभा का पहला अधिवेशन जो है कि 13 मई 1952 को हुआ था। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ये पाक वाला सर। हाँ, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है। इंदिरा गांधी के समय से हाँ हाँ, वही वाला आपातकाल के 5वीं था। ठीक है। लोकसभा का 71 नेता, से 75। हाँ सही बात है। लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष पीएम या विपक्ष का नेता? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। सर। हम्म प्रधानमंत्री सर। प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता है। सर एक सवाल चलिए, पूछना था। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी जो है कि जो क्या कहते हैं कथन है, उस पर विचार करना है। पहला कथन है, लोकसभा अथवा राज्यसभा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। केवल 2 होगा सर। केवल दो होगा। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि अभी बहुत हाई हवा मचा था विपक्ष के पद को लेकर के, और ये उस समय 2017 में भी जो है कि ये पूछा गया यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए, जिसमें दोनों कथन ही गलत है। जो दो कथन आप सही कह रहे हैं वो नहीं है सही। कैसे नहीं है? भारत के संविधान में के उपबंधों के अनुसार, खत्म बात। संविधान में ऐसा कहां से उपबंध लिखा है? एक ये परिपाटी है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। लोकसभा का स्पीकर मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, चयनित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ठीक से सुनो, लोकसभा का स्पीकर मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? अच्छा, ये निर्वाचित नियुक्त किया जाता है सर। नहीं सर, नियुक्त किया जाता है ना। चयनित किया जाता है। बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बन जाएगा सवाल। नियुक्त किया जाता है सर सत्ता पक्ष के द्वारा। चयनित होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। निर्वाचन में के लिए जो है कि संविधान के 93 अनुच्छेद में लिखा हुआ है ना, जब लोकसभा बनेगी और उसमें जो है कि एक अध्यक्ष अपने में से ही उसके बीच में जो है कि एक अध्यक्ष वो लोग चुनेंगे, ऐसा ही ना लिखा हुआ है? ठीक है, तो चयनित होगा। यस सर। चलो, चयनित सर, चयनित का मतलब होगा। क्या हुआ? अपने में से चयन कर लेना। यस सर, सत्ता पक्ष अपने में से बीच में से चयन कर लेना, चयनित किया जाता है, बात खत्म। और क्या है? चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपनी पद की शपथ नहीं लेता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य? कौन शपथ नहीं लेता है?
मंत्री तो लेता ही है सर, राष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष तो कभी नहीं देखे ऐसे लेते हुए। अध्यक्ष नहीं लेता है सर, वो सदस्य के रूप में शपथ और लेता है। वो अध्यक्ष अपने पद की Yes, शपथ sir. नहीं लेता है, वो लोकसभा सदस्य के रूप में सदस्य अपना शपथ जो लेता है बस वही हो जाता है उसका। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। प्रोटेम्प्ट स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है, ये कोई बताओ, क्यों ऑप्शन देना है इसके लिए, ऐसे ही बता दो। जब तक अस्थायी कोई लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तब तक वो कार्यवाहक रूप में काम करते हैं। और किन्हीं को कुछ आइडिया है, बताइए जरा इनके बारे में। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत का किताब पढ़ा हो तभी ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं। ये सवाल अभी अगर आप डेली पेपर पढ़ते हो, डेली टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पे ध्यान है आपका, तो भी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी प्रोटेम्प्ट ऑफ स्पीकर की नियुक्ति हुआ है, कौन था प्रोटेम्प्ट स्पीकर? कौन थे प्रोटेम्प्ट स्पीकर अभी? हे भगवान, कुछ नहीं याद है। अरे भर्तृहरि को बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था यार, भूल गए सर। बताओ। ऑप्शन देखेंगे तो याद है। हर बात के लिए ऑप्शन ही चाहिए। देखो, प्रोटेम्प्ट स्पीकर का क्या कर्तव्य है, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, स्पीकर के अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन सी, स्थापना के रूप में से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर की चुनाव की संभावना ना हो। ऑप्शन डी, केवल सदस्य के चयन प्रमाण पत्र का चेक करना कि वह सही है या नहीं। अब बताओ। पहला सर। अरे नहीं, बी नंबर ऑप्शन सही है, सदस्यों को शपथ दिलाना ही उसका सिर्फ काम है, कोई काम नहीं प्रोटेम्प्ट स्पीकर का। प्रोटेम्प्ट स्पीकर क्या होता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। देखो, प्रोटेम्प्ट स्पीकर क्या होता है कि जब नई नई लोकसभा का चयन होता है तो उसमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उसको जो है कि प्रोटेम्प्ट स्पीकर चुन लिया जाता है। प्रोटेम्प्ट स्पीकर चुनने के बाद फिर क्या करते हैं कि वो नए लोकसभा के जितने भी सदस्य चुन के आए हैं उन सभी सदस्यों को जो है कि क्या करते हैं, वो शपथ दिलवाते हैं, उनका काम यही है। उसके बाद जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष चुनने के लिए आर्टिकल 93 में कहा गया है कि जब नई लोकसभा बनेगी उसी समय नई लोकसभा में से जल्द जो है कि अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद प्रोटेम्प्ट स्पीकर साहब अध्यक्ष के चुनाव तक जो है कि लोकसभा सदस्य की अध्यक्षता करते हैं और उसके बाद जो है कि वो हट जाते हैं। जैसे ही नए लोकसभा के अध्यक्ष का चयन हो जाता है उनका जो है कि सीट का वो वैकेंट हो जाता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो सवाल था कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करेगा, जी नहीं, स्पीकर की अनुपस्थिति में जो है कि डिप्टी स्पीकर रहता है, वो सदन के कार्यवाही का संचालन करते हैं, ना कि जो है कि स्पीकर करते हैं, ये प्रोटेम स्पीकर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर तो जैसे ही ये ओम बिरला साहब बने, भर्तृहरि का कार्यकाल 3 दिन का था इस बार का, 3 दिन के बाद खत्म हो गया उनका उनका पद खत्म हो गया था। उसके बाद मान लो लोकसभा में अध्यक्ष भी नहीं रहे, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहे, चूंकि लोकसभा का लंबा मतलब कि सेशन चलता है, तो वहां पे पैनल में सदस्य बनाए जाते हैं। 10 पैनलों का जो 10 सदस्यों का एक पैनल होता है, उसमें वो लोग जो है कि कभी कभी लोकसभा का संचालन करेंगे। आप जब देखेंगे संसद टीवी तो आपको दिखेगा कि पीठासीन अधिकारी कोई दूसरा ही है, ना ओम बिरला है ना और कोई है, कोई तीसरा ही व्यक्ति बैठा हुआ रहता है। कई बार इनमें राज्यसभा में भी ऐसा होता है, वहां भी 10 एक पैनल के 10 लोग का चयन रहता है, बारी बारी से वो लोग अध्यक्ष की सीट पर बैठते हैं और वो कार्य करवाते हैं, लोकसभा का संचालन करवाते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो है कि कास्टिंग बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। कास्टिंग बोर्ड कौन डालता है? व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग बोर्ड? अरे कास्टिंग बोर्ड नहीं पता है? लोकसभा अध्यक्ष डालते हैं सर। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है। ये कास्टिंग वोट नहीं पता है और लोगों को? नहीं पता, ये तो आश्चर्य की बात है। नहीं सर, तो जो वोट देना रहता है वही होता है क्या? टाई के कंडीशन में जब वोट किया जाता है, जब दोनों पक्ष में बराबर वोटिंग। काफी शर्मनाक है कि अगर कास्टिंग वोट जो है कि आपको अगर पता नहीं है,
एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए किसी बिल पे जो है कि बहस चल रहा है, मोदी सरकार चाह रही है कि कोई बिल हम पास करवा ले। मान लो कि जो है कि क्या कहते हैं 401 सांसद हैं उपस्थित लोकसभा में, 200 सदस्यों ने जो है कि पक्ष में भी वोट किया मोदी जी के बिल के पक्ष में, और 200 सदस्यों ने जो है कि मोदी जी के बिल के विरोध में वोट कर दिया, तो फैसला कैसे होगा? तब लोकसभा अध्यक्ष ये उस देते समय हैं अपना, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। कभी भी वही लोकसभा कहने अध्यक्ष फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ टाई के सिचुएशन में, जब बराबर बराबर हो जाए दोनों तरफ मसला, तब वो अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं और वो जो है कि फैसला करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ टाई की स्थिति में होता है। सर। समझ में आया? यस सर। यार ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ये तो गलत हुआ। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर थे, जी ठीक है। ये बताइए, ये जो दिया हुआ है कि संविधान में के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग करेगा? कब, किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 99, आर्टिकल 100, आर्टिकल 103, आर्टिकल 102? सौ सर 100। नहीं कुंदन, गलत है। 99 सर। 100, आर्टिकल 100 में ये लिखा हुआ है कि 100 आर्टिकल आर्टिकल 100 100 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जब मत का बराबर हो जाएगा, मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष मत निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। ये आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना कि 50-50 जब हो जाएगा, 50-50 मतलब कि 100 जोड़ लेना, 50-50 का मसला होगा तब लोकसभा अध्यक्ष देगा वोट, तो ऐसे भी याद रह जाएगा कि आर्टिकल 100, ठीक है। ये बताइए कि वह प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, B.R. जाखड़, जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह, KS हेगड़े? जीवी मावलंकर ही थे सर। तो जीबी फर्स्ट वाला मावलंकर ही थे, ठीक, ये बात सही है। जीवी मावलंकर। आचार्य JV कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों ने जो है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको जीवी मावलंकर कहते हैं, उसके खिलाफ ही जो है कि अविश्वास प्रस्ताव ला दिया था। ये पहले ही लोकसभा में ऐसा कांड हो गया, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार। कांग्रेस के समय जो है कि 15वीं लोकसभा में 2009 में जो है मीरा कुमार बनी थी। ये बिहार की ही, इनकी बेटी हैं, जगजीवन राम की। जगजीवन राम जी की बेटी। जगजीवन राम। चलिए, एक प्रथम श्रम मंत्री थी ये। श्रम मंत्री थे। चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। सवाल ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, और ये विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। कथन B है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। और कथन 3 है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें तो सर अंतिम वाला भी सही है कि अगर न्यूनतम जो 10% होना चाहिए उतना अगर उनके पास वोट नहीं है अरे या कैंडिडेट नहीं है तो वो मतलब विपक्ष के नेता कॉमन नहीं सेंस चुने जा तुम सकते। लगाओ कि जब तुम बोल रहे हो 10% होना चाहिए तो 545 का 10% निकालोगे तो कितना होगा? 55। 55 54 या सीट। 55 तो यहाँ 55 पूछ होगा रहा है जब 75 तो 55 3 गलत है, कैलकुलेशन कर लो ना। सिर्फ दूसरा सही है। सिर्फ दूसरा सही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता जो है 1969 में दी गई थी। ये सही है सर। हाँ, और ये जो है कि कौन बने हुए थे लोकसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष? ये बक्सर के ही सांसद थे। CPI के नेता थे राम सुभग सिंह, ये बक्सर के सांसद थे। इन्हीं को जो है कि लोकसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष का मान्यता मिला था।
और जो कह रहा है कि पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये तो बात ही गलत है। कांग्रेस पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, कहां से आ गई। चलिए, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार, हाँ क्या, सर नाम क्या बताएं एक बार फिर से। राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह। यस सर, हो गया। राम सुभग सिंह या वक्ता थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। ये यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए, लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन डी है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। क्या होगा? बराबरी में मत कर सकते हाँ, हैं। देखिए लोकसभा का बराबरी उपाध्यक्ष जब अध्यक्षता करता है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के बिल्कुल बराबर उसको पावर मिलता है, और जो है कि वो सीधा सीधा जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष के तरीके से ही वो ट्रीट होगा, बाकायदे वो उपाध्यक्ष, नो डाउट। ठीक है, तो ये जो बात लिखा हुआ है कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते, नहीं, आप अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्षता करेंगे। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते, नहीं, सदस्य के रूप में आप मतदान नहीं कर सकते जब आप चेयर पे बैठे हों। ठीक है, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, या आर्टिकल 100 में ऐसा लिखा हुआ है कि मत बराबरी की स्थिति में जो है कि मतदान आप कर सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखता है। बिल्कुल अधिकार रखता है, अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो लोकसभा का उपाध्यक्ष काम करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही था। लोकसभा का जो सचिवालय है प्रत्यक्ष रूप में किसके देखरेख में कार्य करता है? गृह मंत्रालय, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्रालय? संसदीय कार्य मंत्रालय। फिर से सुनेंगे, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके देखरेख में कार्य करता है? गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्रालय या लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, हाँ बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का सचिवालय जो है कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में ही चलता है। सचिवालय के कर्मचारियों पर जो है कि उन्हीं का जो है कि सदन का जो है कि सर्वोच्च अधिकारी चूंकि ये रहता है, ये लोकसभा अध्यक्ष, इसीलिए जो है कि इनके देख रेख में ही सारा काम इसके जो है कि होता है। और बाकायदे लोकसभा सचिवालय में इसकी सहायता के लिए एक लोकसभा महासचिव की भी नियुक्ति की जाती है जो कि इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे कि लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार थे पहले, अब पता नहीं इस बार इनको क्या बनाया नहीं बनाया, और उन्हें जो है कि कोई मोदी है वो राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है, ये पद आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये बताइए कि राज्यसभा, ठीक है, के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभा द्वारा, राज्य की विधान परिषदों द्वारा, राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषदों द्वारा, राज्य की विधानसभा क्या कहते हैं, हाँ राज्य की विधानसभा, राज्य का क्या कहते हैं विधान परिषद, राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद, नगर पालिका के सदस्यों और ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। राज्य की विधानसभा द्वारा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधानसभा द्वारा होगा, राज्य का विधान परिषद इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बताइए कि राज्यसभा कब भंग होगा? 5 साल में, 6 साल में? कभी भंग नहीं होगा। सर वो भंग नहीं होता है, वो प्रत्येक 2 साल पे प्रत्येक 2 साल परमानेंट है। परमानेंट होता है। चलिए यूपीएससी 2014 का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। राज्यसभा के विषय में क्या सही है? यह भंग नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका 1/3 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। और इसमें लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, 1 2 1 2 3 3 4 ऐसे करके, तो कौन कौन सा सही है? ये कभी भंग नहीं हो सकता, और दूसरा ये सही है कि हाँ दूसरे साल से उम्र का कम भी ना हो, वो भी होगा। ठीक है, 30 साल से कम उम्र है। उसका उम्र 30 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष है।
लोकसभा का 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष है। ठीक है, कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और उसे जो है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो दोनों कथन क्या है? सही है, और उसकी व्याख्या भी सही करता है, स्पष्टीकरण भी सही यस देता सर। है। ठीक है, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, ऑप्शन ए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर ले, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के आधार पर बहुमत से पारित कर दे, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे। यही होगा सर, 2/3 बहुमत से 2/3 संकल्प बहुमत से पारित। संकल्प पारित करे, तब जो है कि क्या कर सकता है भारत का संसद राजसूची पर भी जो है कि कानून बना सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया था आपका यूपीएससी 2014 में। चलिए एक आसान सा सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का जो है कि ये विशेष शक्ति के अंतर्गत आएगा? जानते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा के बीच में जो है कि कुछ राज्यसभा की कुछ स्पेशल शक्तियां भी है। ठीक है, उसी से एक सवाल है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, फोन नहीं किए हैं, अपने क्या होगा? अपने सभापति, आवा ये म्यूट कर लें। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, अपने सभापति को अपदस्थ करना, किसी भी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करना, आकस्मिक रिक्त में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। तो क्या मतलब कि विशेष शक्ति है राज्यसभा का, एक बताएंगे? ये राज्य अखिल भारतीय वाला भी सही होगा सर। सेवा हाँ, वाला। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत जो है कि राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु जो है कि संस्तुति कर सकता है, इसको ये अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कल, ये जो राज्यसभा वाला और लोकसभा वाला क्वेश्चन जितना भी है इसको घटना चक्र से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि उसी में एक जो है कि संसद का कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया का भी चैप्टर मिलेगा आपको घटना चक्र में, आप उसको बना लेंगे। साथ के साथ लक्ष्मीकांत से पढ़ के आएंगे। कल जो इसमें बचा खुचा कॉन्सेप्ट है जहां से भी, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं इसको खत्म करवा के इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ठीक है, और कल हो सके तो कुछ करंट अफेयर भी जो है कि आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी व्यवस्था है। जब नई लोकसभा का गठन होता है, ये नई विधानसभा का भी गठन होता है, तो नया मान लो कि नए लोग चुन के यहाँ आए हैं, अभी तक कोई अध्यक्ष है नहीं। ठीक है, तो कौन सदस्यों को सबसे पहले शपथ दिलाएगा? तो उसी के लिए क्या करते हैं, उसमें से जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य रहते हैं उनका चयन कर लेते हैं कि आप बैठ जाइए चेयर पे और जो है कि सभी सदस्यों को शपथ दिला दीजिए और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा लीजिए। उसके बाद अपना आपका काम खत्म हो जाएगा। तो उसी 545 मेंबर जो चुन के आते हैं उसी में से किसी एक व्यक्ति को सीट पे बैठा दिया जाता है। तब किसको बैठाएंगे इस काम के लिए? तो ये प्रथा है कि जो सबसे एजेड सांसद हैं, जो सबसे वरिष्ठ सांसद है, उनको बैठा दीजिए। 2 दिन 3 दिन का उनका कार्यकाल रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उनका पद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका लोकसभा का प्रोटेम्प्ट स्पीकर, या विधानसभा में भी प्रोटेम्प्ट स्पीकर की व्यवस्था है, विधानसभा में भी ऐसा होता है। पहली बात। दूसरा बात की उपाध्यक्ष, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए कोई ना कोई तो उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। ठीक है, तो वही ना जो है कि डिप्टी स्पीकर का मांग राहुल गांधी कर रहा है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि पक्ष का है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष का होना चाहिए। ऐसा जो है कि एक हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है। तो अभी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है और पिछले पूरे के पूरे लोकसभा के कार्यकाल के दरमियान ही उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। पता नहीं इस बार भी करवाएगी या सरकार नहीं करवाएगी, कह नहीं सकते हैं। तो ये हो गया उपाध्यक्ष। जहां तक लोकसभा सचिव का बात है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लोकसभा का सचिवालय होता है उसका जो है कि सुपरविजन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसी के देखरेख में लोकसभा का सचिवालय कार्य करता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा का सचिवालय को सुपरविजन जो अध्यक्ष तो करता ही है, उसकी सहायता के लिए एक लोकसभा सचिव का नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, लोकसभा सचिव को आईएएस अधिकारी होते हैं, ये लोग नहीं होते हैं, इस चीज को समझो। वो लोकसभा सचिव कोई आईएएस अधिकारी बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाने के लिए कि कौन सा फाइल कब लगेगा, किस सांसद ने कौन सा क्वेश्चन पूछा, उसका जो है कि क्या आंसर होगा, कौन सा किसका माइक ऑन है, उसके बाद जो है कि सबका सिटिंग अरेंजमेंट बैठाना है,
ये सब काम उनका करना रहता है कि यहाँ से जितने भी संसद में क्वेश्चन पूछा तो उनको कोई तो लिस्टिंग करेगा ना, ड्राफ्टिंग, नोटिंग ये सब करवाएगा ना, तो उसके लिए जो पूरा व्यवस्था बनाया गया है वो लोकसभा का सचिव उस चीज को देखते रहता है। ठीक है, तो तीनों पद क्लियर हो गया।